नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री किसी धर्म के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, इसलिए किसी धर्म विशेष की रक्षा की शपथ भी नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेते हैं। अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करने की शपथ लेते हैं। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि भारत के प्रधानमंत्री केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं? भारत के प्रधानमंत्री हर दूसरे भाषण में सांप्रदायिकता और मुसलमानों के प्रति दुराग्रह से ग्रसित नजर नहीं आते। आप ध्यान दीजिए उनकी रैलियों पर। जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की भाषा संविधान और लोकतंत्र से बहुत दूर जाती हुई नजर आ रही है। बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री अपनी सारी मर्यादाएं लांघते हुए नजर आए। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री की रैली में दिए गए भाषण पर देश दुनिया में उनकी आलोचना हो रही है। हर कोई जो लोकतंत्र और संविधान से प्यार करता है, इस बात से बहुत नाराज, दुखी और चिंतित है कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अपनी संविधान और भारत के प्रति ली हुई शपथ से दूर चले गए हैं। रवीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री का दावा बता रहा है उनकी राजनीति विकास का केवल ढोंग करती है। उनकी राजनीति केवल सांप्रदायिक नफरत की बुनियाद पर खड़ी है। 10 साल बाद भी वे एक भाषण बिना मुसलमान, मुस्लिम लीग और मछली के नहीं दे सकते। यह बहुसंख्यक वर्ग का भी अपमान है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री बहुसंख्यक को भी इसी लायक समझते हैं। उसके बच्चे बेरोजगारी से मरते रहेंगे और प्रधानमंत्री उन्हें मुसलमान मुसलमान सुनाते रहेंगे। अफसोस। रवीश कुमार ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री के शर्मनाक बयान के बाद कई लोग चुनाव आयोग को खोज रहे हैं। यही चुनाव आयोग की उपलब्धि है कि उसे बार बार खोजा जा रहा है। प्रधानमंत्री के मसले को लेकर आयोग को खोजेंगे तो साइन बोर्ड भी नहीं मिलेगा। कब से मंदिर और राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्या आयोग ने नहीं सुना होगा? आयोग एक ऐसी नींद में हमें नजर आता है जिसे हम अक्सर कुंभकर्ण की नींद कहते हैं। द वायर की वरिष्ठ संपादक आरफा खानम शेरवानी ने कहा है, मैं पहले भी कह चुकी हूं और फिर कह रही हूं, सांप्रदायिकता और बहुसंख्यकवाद नरेंद्र मोदी का सेफ जोन है। जब मोदी ज्यादा परेशान होते हैं तो ज्यादा कम्युनल हो जाते हैं। मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है पिछले 10 साल में कि वो जब उतरते हैं, जब वो परेशानी में होते हैं, जब वो अपने सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं। जब वो सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। जब उनको लगता है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, उनके माथे का पसीना आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तो वो सीधे तौर पर मंदिर पर आ जाते हैं, कश्मीर पर आ जाते हैं, मुसलमान पर आ जाते हैं, पाकिस्तान पर आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम
समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जिस राजनीति को गुजरात में छोड़कर आने की बात कह रहे थे दशक पहले, या उनके समर्थित स्तंभकार बता रहे थे कि मोदी बदल गए हैं, असल में मोदी 1 इंच भी अपनी जमीन, अपनी लाइन लेंथ से 1 इंच भी नहीं टस से मस हुए हैं। चुनाव आयोग की जब बात चली तो मैं आपको बताता चलूं कि इलाहाबाद में चुनाव आयोग के अधिकारी आरएसएस के कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा ने ट्विटर पर एक पोस्ट में बताया कि प्रयागराज में निर्वाचन अधिकारी राकेश श्रीवास्तव स्वयं बीजेपी के मंच पर प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव होगा? क्या सरकारी कर्मचारी भाजपा के मंच पर बैठ सकते हैं? नागरिकों को लापता हुए चुनाव आयोग से यह सवाल बार बार पूछने की जरूरत है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले और भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें विपक्ष के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा, उसकी मर्यादा का ऐसा हरण अभी तक किसी प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं देखा गया है। जिस दक्षिणपंथी राजनीति के सम्राट होने की बात प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक करते हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जब सरकार में रहे और सरकार को चलाते रहे, कभी उनकी ओर से ऐसी भाषा का उपयोग नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री अचानक से डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5-5 साल के कार्यकाल 2 सरकारों में लगातार सफलतापूर्वक निर्वाह किए। अब प्रधानमंत्री मोदी की नजर एक ऐसे रिकॉर्ड की ओर है जो अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बनाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन हमें नजर आता है तो वो नेहरू हैं। संसद में नेहरू पर किस तरह से उन्होंने अर्धसत्य कहे, आधे अधूरे बयान दिए, किस तरह झूठ बोला, वह सब अब रिकॉर्ड में दर्ज है। हमने इस पर पहले भी वीडियो बनाए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हों तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें शेयर करेंगे। आप जरूर देखिएगा किस तरह से संसद के अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के भाषणों को, किसानों पर उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ कर और झूठा दिखाते हुए नजर आए हैं। आखिर क्या मजबूरी है मोदी बार बार नेहरू पर हमलावर हो जाते हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यह सपना पाले हुए हैं कि नेहरू की तरह 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने। इस सपने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या इस सपने की बुनियाद झूठ पर होगी? क्या इस सपने की बुनियाद सांप्रदायिकता पर रची जाएगी? ऐसा लगता है जैसा आरफा खानम शेरवानी ने भी कहा कि सांप्रदायिकता नरेंद्र मोदी का सेफ जोन है। प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, हम कह सकते हैं सांप्रदायिकता नरेंद्र मोदी की अंतिम शरण स्थली है। उनको बार बार सबसे ज्यादा भरोसा सांप्रदायिकता पर है, उसी राजनीति पर है जिस राजनीति के दम पर वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लगातार मुख्यमंत्री रहे और गुजरात से दिल्ली तक का सफर उन्होंने तय किया था। मोदी ने बांसवाड़ा की रैली में कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, यानी ये संपत्ति इकट्ठा करके जिनके बच्चे ज्यादा हैं उन्हें बांटेंगे। मोदी यहीं नहीं रुके। मोदी ने कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है वे मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, फिर उसे उनमें बांटेंगे जिन्हें मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी का यह दावा झूठा है, क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसी कोई बात
कही ही नहीं थी। जैसे नेहरू को बदनाम करने के लिए, नेहरू के नाम पर झूठ फैलाने के लिए आधे अधूरे भाषण पेश किए जाते हैं मोदी की ओर से, आईटी सेल की ओर से, ठीक ऐसा ही इस बयान में भी हमने देखा है। ऐसा लगता है कि झूठ बोलना और हर मामले को सांप्रदायिक रंग में रंगना प्रधानमंत्री की एक ऐसी आदत है जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकते। आइए सुनिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाषण का वह हिस्सा जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। Our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों का उत्थान हो, इस तरह की नीतियां बनाने की जरूरत है। यह बात हमारे संविधान की भावना के अनुसार है, जिसमें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार की बात बार बार ध्वनित होती है। सबको बराबरी का नारा पिछड़ों और वंचितों को विशेष दर्जा दिए बिना पूरा नहीं हो सकता है। उनको उनका हक दिलाने के लिए आपको बराबरी पर लाना ही होगा, तभी आप बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सही अर्थों में लागू कर पाएंगे। आरक्षण इसीलिए दिया गया था ताकि जो पीछे रह गए हैं वो बराबरी पर आ सकें। लेकिन इस बराबरी का भारत में सबसे बड़ा विरोधी कौन है? भारत में संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधी कौन है? इस संविधान का जिसके दम पर आज भारत एक ऐसी शक्ति है जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती है। भारत के लोकतंत्र की मिसाल दुनिया भर में दी जाती थी, जिसे मोदी ने आने के बाद लगातार कमजोर करने का काम किया है, तानाशाही की शक्ल में बदलने का काम किया है। आरएसएस और बीजेपी दोनों के नेताओं के बयान समय समय पर आप सुनते रहते हैं। आपको मोहन भागवत के बयान याद होंगे जिसमें वह आरक्षण का विरोध करते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं धुन बदल जाती है। अब धुन बदल जाती है झूठ की, अब धुन बदल जाती है नफरत की, और बार बार कोशिश की जाती है कि कैसे बहुसंख्यकों को बताया जा सके कि उनके दुश्मन मुसलमान हैं। इस काम में गोदी मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आप इस बात को समझें, 2011 से ही मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए नियंत्रण बनाने की कोशिश बीजेपी ने करनी शुरू कर दी थी। 2014 में मीडिया पर कब्जे से होता हुआ यह हमला 2022 में एनडीटीवी के बिकने के साथ 100% गोदी मीडिया में तब्दील हो गया। मीडिया मोदी की तानाशाही की धुन पर लोकतंत्र के गीत गाता है। आपको किसी अखबार, किसी चैनल ने प्रमुखता से नहीं बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। जो वीडियो आपने सुना डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वह लल्लन टॉप की वेबसाइट पर हमें मिला। आज सबसे बड़ा सवाल है, मोदी खुद को झूठे ठहराए जाने का दुनिया के बड़े देशों की नजर में सांप्रदायिक होने का खतरा किस लिए उठा रहे हैं? क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव जारी हैं, और चुनाव के पहले गोदी मीडिया ने लगातार दावा दोहराया, मोदी 400 पार, मोदी 400 पार। मतदान
में जैसे रुझान हमें नजर आए, पहले चरण के मतदान में जैसे रुझान हमें नजर आए, उसके बाद से बेचैनी बढ़ गई है। जब जब प्रधानमंत्री मोदी परेशान होते हैं, सांप्रदायिकता और नफरत की ओर दौड़े चले जाते हैं। मोदी भूल जाते हैं कि वह इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मतदान में जो बेरुखी दिखी है, उसके कारण ही बीजेपी में यह बेचैनी बहुत तेजी से बढ़ रही है और वह विकास के सारे चोलों को उतारकर अपने मूल रंग में आ गई है। सांप्रदायिकता के रंग में सबको नजर आना चाहती है, ताकि रोटी के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को, नौकरी के सवाल को टाला जा सके। हिंदुओं के दिमाग में बार बार यही बात भरी जा सके कि तुम्हारे दुश्मन मुसलमान हैं। यह मतदान का कम प्रतिशत नजर आया है, वही सबसे बड़ी चिंता बीजेपी की है। 102 सीटों के लिए हुए मतदान में केवल 62% की वोटिंग हुई है। अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 के पहले चरण में मतदान 66% था। अब तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं वह बताते हैं कि मतदान कम होने का फायदा कई बार कांग्रेस को हुआ है। 2004 और 2009 के आम चुनाव में ऐसा देखा गया था। इसलिए मोदी परेशान हैं, क्योंकि जनता उनके दावों से, उनके खोखले दावों से तंग आ चुकी है और लोकतंत्र और संविधान के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, उनका डर बढ़ा है। उन्हें लग रहा है कि आजादी की लड़ाई से, जिस राजशाही से हमको मुक्ति मिली थी, जिस संविधान को हमने शहीदों के दम पर हासिल किया था, आरएसएस और बीजेपी उसे छीन लेना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी हिंदूवादी सरकार आए जिसमें केवल पूंजीपतियों का राज चले, जिसमें केवल सवर्णों का राज चले, जिसमें केवल गोदी मीडिया हो। ठीक वैसा ही जैसा रूस और चाइना में इस वक्त है। वहां भी कहने को लोकतंत्र है, लेकिन वो लोकतंत्र तानाशाही की शक्ल में है। भारत में भी ऐसी ही कोशिश हो रही है। इसलिए बार बार मोदी जब परेशान होते हैं तो उनकी धुन बदल जाती है। क्या धुन हो जाती है उनकी धुन, उनकी तान एक ही है, हिंदू मुसलमान, मुसलमान पाकिस्तान। भारत के नागरिकों के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है कि वह अपने संविधान और अपने लोकतंत्र की रक्षा करें। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के सवालों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए और आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। हमें आपके सहयोग की जरूरत है।